स्टार्ट करने वाले हैं एक सल्तनत काल। ठीक है, तो हम सल्तनत काल देखते हैं। तो शुरू में है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आगे नोट में देखते हैं गुलामों को फारसी में बंदागा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया कौन? इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। ठीक है, इक्ता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने। इसके बाद 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ये जो है ना 5 टॉपिक याद करके रखना है जो बार बार पूछता है एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई गई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। चलिए हम आगे देखते हैं। नोट, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बना सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बना दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का ऐबक ने करवाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इसके बाद हम आगे देखते हैं इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इसके बाद हम देखते हैं आगे, ये है मंगोल। ठीक है, मंगोल देखते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्धभस्य जाति थी तथा उसका मुख्य पेशा घोड़े और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बंटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में चिमुचिंग उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसमें महान और श्रापिक दोनों पुकारा गया। इसका पिता यसुगाई बहादुर था। इसमें आगे हम इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खिलाफा सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र शकुनीद फिरोज गद्दी पर बैठा। इसके बाद वह एक अयोग्य शासक था। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्काइन झाई रही। शाह तुर्काइन के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासक की बागडोर संभाली। रजिया ने सर्वप्रथम पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा कावा एवं कुला पोटी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। इसके बाद है रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़ा का सरदार नियुक्त किया। गौर तुर्की को समांत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर जयूमुद्दीन बरहम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसमें शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई।
जिसके बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसके बाद हम देखते हैं आगे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था तथा वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का निवास बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में असफल रहा। सिरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अपने विरोधियों को प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुगा खां की उपाधि प्रदान की। बलबन अखेट अभियान के बहानों अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फांसी के विरुद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक मसूद्दीन कैमूस था। इसके बाद हम आगे देखते हैं खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश देखते हैं 1229 में से 1320 ईस्वी में। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनवाया। जलाउद्दीन की हत्या 1229 ईस्वी में। अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन हसन था। उसका जन्म पटियाला खिलजी ने करामनीकरपुर प्रयाग जो न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं में कर दी। बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तथा दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तृतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार ए तबले के आविष्कार का श्रेय जो है अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसमें खम्स लूट का धान में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानों रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट देने का आदेश दिया। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को भेजा। इसके बाद है हम आगे देखते हैं। जमायत खान मस्जिद अलाई दरवाज़ा सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद यानी क्रमानुसार देखते हैं। दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। वह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। इसके बाद है बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान और गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इसके बाद हम देखते हैं। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अलद यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जलालुद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। इसके बाद है अलाउद्दीन फतू अमीर खुसरो रिहला
इब्न बतूता, रिहला इल्म बतूता एवं फुतुहसातालीन ईसामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब ससर एवं नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खसला भूमि में बदल दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, जिसमें चराई कर दुधारू पशुओं को पर लगाया जाता था। दूसरा है गढ़ी कर, यानी कि घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सद्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1229 ईस्वी में कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद है में अली बेग और ततार्त के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कंवर एवं इकबालमंद के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1360 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। कौन? तो वह जो है ना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है, सिंहासन पर नग्न स्त्री का। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खां के खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तुगलक वंश, ठीक है। तो हम तुगलक वंश देखते हैं। तुगलक वंश में 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दी है। इसके बाद है इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। समतल नहरों का निर्माण करने वाला गायसुद्दीन प्रथम शासक था। गायसुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छपपनकोट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम क्रमशः 4 योजनाएं। कितनी योजना? 4। इसमें देखते हैं दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, यानी कि 1326 से 1327 ईस्वी में। दूसरा है राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 में। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 तक, ठीक है। चौथा है खुरासन एवं कराचिल का अभियान, ठीक है। तो हम आगे फिर देखते हैं क्या है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के नाम उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख की प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील या पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एकोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इनका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पेशाक दिया करता था, एक जोड़े में और एक दूसरा जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल यानी कि खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा यानी कि फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपया टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। इसके बाद हम आगे देखते हैं अफीर की
मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इल्तुत इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। इसने नगारों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके बाद कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान के अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तुती नामा था। इसमें एक तोता एवं ऐसी बेरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सारी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय भट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। इसके बाद हम आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अनंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइजुद्दीन चिश्ती को दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेष निजामुद्दीन औलिया, सुल्तान मुल्तान में शेष रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक भट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 में पुनः हुआ। फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, सूक्ष्म युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने का पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया। उसे उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नगरों का निर्माण करवाया। इसके बाद फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके बाद है इसके शासनकाल में खिलजाबाद, टोपड़ा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सुल्तानकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसमें सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुआ ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जयाउद्दीन बर्नी एवं सख्त ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 13,000 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसके बाद हम देखते हैं। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाया, जिसने अर्धा एवं बिक कहा जाता है। अर्धा एवं बिक। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी के मुकबरा की तुगना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाही दुर्ग का निर्माण करवाया।
तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलका कुशक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरोवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद हम आप देखते हैं सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश देखते हैं 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां तथा इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिलजी खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। इसके बाद हम देखते हैं लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश का संरक्षण बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। 1514 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरनहगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गाले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मठों मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वाजिर मियाँ भैया ने 1505 में बनवाई थी। नोट में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हारा गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान को कहा जाता है। बल्बा में अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। ठीक है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एवं खलवत कहा गया। मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। बार एक खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खाने, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं मंत्री एवं उसमें संबंधित विभाग। ठीक है, मंत्री हम देखते हैं, विभाग देखते हैं। ठीक है, इसमें वाजिर प्रधानमंत्री, ठीक है, राजस्व विभाग का प्रमुख है। मिसारिफ एवं मुमाकिल महालेखाकार। ठीक है, प्रांतों में अन्य विभागों से प्राप्त अन्य एवं व्यय का लेखा जोखा। इसमें मजमू आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब कर रखना। ठीक है, इसमें खजीन जो न कोषाध्यक्ष होता। अरीज ए मुमालिक, दियान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख।
सद्र उस सुदूर यानी कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख, काजी उल कजात यानी सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, बारिद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकार, वकील ए दौर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल, दीवान खैरात दान विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग। इसके बाद है विभाग में हम दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दीवान कोई कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, दीवान अर्ज बलवन के द्वारा सैन्य विभाग, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दीवान इस्तिहाक यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए हम आगे देखते हैं। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवानो ईसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बारिद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बारिद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सिक्कों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था यानी कि उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। इसके बाद है जातक यानी मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा, जजिया यानी गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। चलिए हम आगे देखते हैं। नोट में हम देख रहे हैं खम्स, यह लूटे हुए धन खानों यानी अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 1/5 भाग पर इसके सैनिकों अथवा खजाने का प्राप्त करने वाला व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। इसके बाद हम देखते हैं एक शहर या 100 गांवों के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटी जमींदार और मुकदम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं सुल्तान की स्थायी सेना को खास लेख नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनवाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की देखिए 10 अश्वारोही यानी कि 1 सर एवं लेख, 10 सर एवं खेल यानी 1 सिपह सालार, 10 सिपह सालार 1 अमीर, 10 अमीर यानी 1 मलिक यानी कि 10 मलिक यानी 1 खान। इसके बाद है सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अराद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों थे कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। जो न सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। इसके बाद है सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की जो न मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का। इसके बाद स्थान जो है ना प्रसिद्ध के कारण सुरसूती यानी अच्छी किस्म के चावल के लिए, अनिहवारा यानी व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव यानी रेशमी रजाइयों के लिए यानी आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी और जरी काम के लिए। इसके बाद है निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि
कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दिए गए अधिकांश भूमि को छीनकर खालसापुर में परिवर्तित कर दिया। सुल्तानकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। इसके बाद हम देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।